वैसे तो बड़ी छोटी सी बात है, शोले पिक्चर में वो डायलॉग था कि बेटा हम्म। चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वैसे बच्चों को अगर वो 6 महीने का भी नहीं होता है, उसको अपने घर में लोग समझाना चालू कर देते हैं, रोता है या कुछ बात होती है तो चुप हो जा नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। ये बात हम्म। जब हमारे घरों में शुरुआत से ही जब कह दी जाती है और फिर उसको री इन्फोर्स होता है कहीं ना कहीं इस तरीके के माध्यमों से, चाहे वो सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, या चाहे कहीं और माध्यम से, तो लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक पुलिस के लिए गलत छवि शुरू से ही क्रिएट होने चालू हो जाती है। हम्म। हम्म। So thanks a lot for taking out the time for our podcast. I'll give you a quick introduction about myself. So I'm Pallav, born and raised in Kota, and then did my schooling also from there from modern school, and then did engineering from NIT, and then masters from IM. And I've been working or had the privilege to live and work outside of India for now more than 10 years. So I'm also take a lot of keen interest in startups, giving back to society, especially targeted in slums in Kota, and also coming spending time with these kind of initiatives to bring out stories of people who are related to Kota or who are from Kota, contributing to it in any way. So very excited to have you on our podcast. नमस्कार पल्लव जी। नमस्कार नमस्कार। भारत जी को भी बहुत मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और अच्छा लगा आप कोटा से रहे हैं, यहीं आपने स्टडी किया है और यहीं से निकल के आपने आईएम से भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। साथ आज आप बाहर, इंडिया से बाहर रह के भी आप अपने शहर कोटा को नहीं भूले, और उसकी कोटा जंक्शन के नाते आप इन सभी लोगों से, कोटा से रिलेटेड लोगों से आप चर्चा करते रहते हैं और कोटा से बराबर आप टच में बने रहते हैं। ये जान के बहुत अच्छा लगा। कैरियर के साथ साथ अपने इस लोकल मुकाम से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चालू करता हूँ। पहली बात, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप प्रोफेशनली आप पुलिस में काफ़ी ऊंचे पद पे हैं अभी, और आप अभी कोटा कोटा में पोस्टेड हैं। उसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि आपका क्या पद है, उसका जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, उसके वो क्या समझते हैं उसके बारे में कि भाई कमिश्नर क्या होता है, आईजी क्या होता है। थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें कि पल्लव जी, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज आईजीपी कोटा रेंज। आईजीपी कोटा रेंज का मतलब ये हुआ कि कोटा रेंज में जो चार और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट इसमें पांच हुए: कोटा, कोटा रूरल, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये अच्छा। सारे डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस रहती है, वो सारी इन पांचों डिस्ट्रिक्ट्स की जो पुलिसिंग वर्क रहता है, उनको एक प्रकार से सुपरवाइज करना और उनको प्रॉपरली मेंटेन रखना, ताकि इन पांचों जिलों में कानून व्यवस्था बनी रहे। क्राइम के जो भी अगर कोई बड़े एपिसोड भी होते हैं तो वो टाइमली खुले, पब्लिक एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट महसूस करे, ये पूरी जिम्मेवारी आईजी रेंज की होती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं पिछले 1.25 साल से कोटा रेंज आईजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले करीब 1.5 साल तक मैंने भरतपुर आईजी के तौर पे काम किया था। और जहाँ कैरियर की स्टार्ट की बात करें, एज डिप्टी एसपी मेरा कैरियर पुलिस में शुरू हुआ था 1989। एज ए ओह, प्रोफेशनल 2 साल ट्रेनिंग में। इट्स मेरा वे ईयर बैक, ऑफ बर्थ इज 1989 इंटरेस्टिंगली। बहुत लंबे समय हो गया एक्चुअली। और 33 साल की फील्ड की जॉब हो गई है उसमें, एज डिप्टी एसपी, एज एडिशनल एसपी, देन एज एसपी, देन डीआईजी एंड देन आईजी। तो एज आईजी करीब पिछले 3.25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये कैरियर में एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप लोग भी अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, ऐसे करियर में आगे बढ़ने का रहा है। और बड़ी एक रोमांचक जर्नी रही है, बड़ी इंटरटेनिंग जर्नी रही है। और कोशिश ये की है कि जनता की सेवा कर सकें। तो इसमें और भी अपन जैसे जैसे आगे बात करेंगे, सारी बातें बहुत ही निकल के बढ़िया। आएगी। तो इसमें दो दो तरह के सवाल हैं। एक तो मेरा सवाल है कि आपका पैदाइशी कहाँ की है, कहाँ पे आप स्कूलिंग हुई, किस तरह कैसे आपने पुलिस में जाने का सोचा, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है जो आपकी रीसेंट, आप बोले 1.25 साल से आप कोटा में हैं, तो उसके बारे में मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा कि
कि आप कोटा के बारे में पहले कितना जानते थे? आप पहले कुछ प्रोफ़ेशनली या कभी आपने विज़िट किया है कोटा? और कैसा लग रहा है आपको डेढ़ स सवा साल में कोटा? बहुत प्रोफ़ेशनली एंड पर्सनली दोनों। तो मेबी पहला जो भी देखिए आपको सवाल कंफर्टेबल देखिए लगे वो। पल्लव जी, मेरा जन्म वैसे देखा जाए तो होम सिटी हमारा उदयपुर है, जो कोटा से पास में ही है, अच्छा, करीब 3.5 घंटे के रास्ते पे है। एग्ज़ैक्टली। आ, लेकिन करियर की शुरुआत से ही, क्योंकि फादर मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे पीएचईडी में, हुँ, तो हुँ। उनके साथ साथ बचपन से ही बाहर अलग अलग जगह रहने का हुआ। उस मकाम में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल वगैरह पालना, निम्बाहेड़ा, इस तरीके से होते हुए लास्ट में वापस उदयपुर। उदयपुर से फिर मैंने बीएससी किया था एमबी कॉलेज से। अच्छा, उसके बाद में एमबी कॉलेज से बीएससी करने के बाद में मैंने उस वक्त में एमबीए किया था, जब हिंदुस्तान में बहुत कम लोग एमबीए करते थे और पूरे ये भारत कौन में। से ईयर की बात हो गई सर? ये मतलब लगभग मैं अप्रॉक्स। एमबीए पल्लव जी मैंने 87 में किया था। अच्छा, 87, तो उस अच्छा, वक्त हिंदुस्तान में केवल 37 इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग 6 आईआईएम ऐसे थे जो एमबीए की डिग्री दिया करते थे। तो आपने आईआईएम से किया है, मैं आईआईएम से तो नहीं किया, लेकिन उस वक्त के जो 36-37 इंस्टीट्यूट थे वहां से मैंने एमबीए किया। और मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन किया था, और पर्सनल मैनेजमेंट में मेरा, जो आजकल एचआर कहा जाता है, उसमें मेरा माइनर था। अच्छा, अच्छा। तो वहां से मैंने फिर ये एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो ये एग्ज़ाम यानी कि बोले तो इंडियन आरएएस, उस वक्त आरएएस, आरएएस का एग्जाम देते हैं, आरएएस, अच्छा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ओके, ओके, तो उसमें मेरी चॉइस आरपीएस की थी। पूरे राजस्थान में मेरी 26 रैंक थी, उस हिसाब से मुझे आरपीएस कैडर मिला था। और ये बात भी सही है कि मैं केवल दो ही सर्विस में आना चाहता था, आरएस और आरपीएस उस वक्त। अच्छा, अच्छा। मतलब या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किसी में, या पुलिस सर्विस में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा सर्विस के बाद कैसे आपका रुझान कैसे आया? क्योंकि आपने बोला आपके जो फ़ादर हैं वो इंजीनियरिंग साइड में थे। तो कैसे आपने सोचा कि अरे पुलिस की वर्दी पहननी है या पुलिस की जॉब करनी है या फिर एक आईएएस बनना है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाना है? कैसे वो मोटिवेशन आया आपके? इसमें थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड में जाऊंगा। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी, वो क्लास 1 ऑफिसर राजस्थान सरकार में वो भी रहे थे। अच्छा, और वो उस जमाने के बीएससी एलएलबी थे। तो बचपन से ही वो कहा करते थे कि प्रसन्न, तुम जहां भी जैसे भी जाओगे, ये तय है कि तुम लॉ या ऐसी कोई पढ़ाई जरूर करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तुम्हें आना चाहिए। उनका एक मोटिवेशन शुरू से रहा था। मैंने एमबीए करने के बाद में इंडस्ट्री लगाने का प्लान कर लिया था, बट उस वक्त दादाजी की और फादर की कुछ ऐसा गाइडेंस फादर का रहा कि एक बार एग्जाम दे के देखिए, अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने इसमें जाइए, जो पसंद की चीज है। फिर जैसे ही एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुआ, और फिर ज्वाइन करना ही था। अच्छा। तो और करियर बड़ा एकदम रिमार्केबली, कहाँ इंडस्ट्री लगाते हुए एकदम से अबाउट टर्न ले लिया था। और एग्ज़ैक्टली एग्जाम वही मैं दिया और कहना चाह रहा पहले हूँ ही कि अटेम्प्ट। काफ़ी अलग पाथ है वो दोनों। और एमबीए करने के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं उस वक्त बहुत कम एमबीए लोग हुआ करते थे, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जेके टायर से भी अपॉइंटमेंट ऑफर मिल गया था एमबीए करते ही। और काफी अच्छा था, लेकिन आज हुँ। सोचता हूँ कि अच्छा किया नहीं ज्वाइन किया। जेके टायर्स का और कोटा का काफ़ी संबंध है, जैसे आपको पता होगा। जी जी, जेके यहाँ भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। और जेके टायर उस वक्त कांकरली में था, मेरे को कानपुर जॉब ऑफर ऑफर हुआ था उसके लिए उस वक्त। वेरी नाइस। और जी। जो मेरा सवाल है पुलिस की नौकरी है, तो जनरली कोई भी लेट्स से कोई टीनेजर हैं या यंग स्टूडेंट्स हैं, जो पुलिस के बारे में सोचते हैं, इंडिया में या राजस्थान लेवल पे, तो आपको आपको क्या लगता है कि क्या उनके मन में जो परसेप्शन है कि पुलिस की नौकरी ऐसी होती है या पुलिस की लाइफ ऐसी होती है, और जो रियलिटी है, क्या उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितनी डिससिमिलैरिटीज़ है? और आपको क्योंकि आप भी उस स्टेज पे रहे हैं कि आप भी आपके मन में भी कुछ स्टोरी होगी कि अच्छा पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। पर अब 30 साल बाद क्या आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि व्हेन दे थिंक ऑफ पुलिस, व्हाट दे कैन थिंक अबाउट? पल्लव जी, आपकी इस बात का जवाब देने के पहले मैं कोटा को भी रेफरेंस में लाना चाहूंगा, क्योंकि आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा कोटा का था। कि कोटा एग्ज़ैक्टली। में एक्चुअली पहली बार
कैरियर के तौर पे फर्स्ट टाइम मैं कोटा डिवीजन में मैंने एज आईजी ही सीधा मैंने काम शुरू किया था। इससे पहले किसी भी पोस्ट पे मेरा कोटा डिवीजन में जॉब नहीं आया था। अब अच्छा। इन दोनों बातों का ये रिलेशन, मैं इसलिए ये पहले इस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कोटा के बारे में। जैसा आपने अमूमन पहले सोचा होगा, सुना होगा, लोग कोटा के बारे में कुछ बोला करते थे। यहाँ आने के बाद और आज जो मेरे सारे मित्र हैं, यहाँ पूरे इंडिया से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो देखते हैं कोटा को, तो उनको उस पुरानी इमेज जो कोटा की उनके दिमाग में है, और आज जब कोटा देखते हैं, यहाँ के जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ कोटा एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब हो चुका था। उसके साथ में अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो यहाँ पे रिवर फ्रंट के तौर पे देखें या मुकंदरा फॉरेस्ट के तौर पे देखें, और इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है कि लोग आने के बाद में एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हम कोटा को क्या समझते थे, कोटा तो ऐसा इंटरनेशनल सिटी जैसा लगने लगा है। तो वहाँ जो लोगों का जो माइंडसेट था, उस माइंडसेट में बहुत फर्क है। यही चीज मैं पुलिस के साथ में आपको जोड़ना चाहूंगा हम्म। हम्म। कि जब हम लोग पढ़ते थे या आज भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें हम जनरली ये देखते हैं, क्योंकि उसमें मैं खैर उनकी गलती भी नहीं मानता, ये हमारे कुछ सीरियल्स, कुछ फिल्मों में दिखाई हुई कुछ छवि है पुलिस की, कि उसको देखते हुए हर आदमी पुलिस को लेके थोड़ा आशंकित रहता है। और स्पेशली बच्चों के दिमाग में तो शुरू से ये डाल दिया जाता है कि हाँ, वैसे तो बड़ी छोटी सी बात है, शोले पिक्चर में वो डायलॉग था कि बेटा हम्म। चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वैसे बच्चों को अगर वो 6 महीने का भी नहीं होता है, उसको अपने घर में लोग समझाना चालू कर देते हैं, रोता है या कुछ बात होती है तो चुप हो जा नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। ये बात हम्म। जब हमारे घरों में शुरुआत से ही जब कह दी जाती है, और फिर उसको री होता है कहीं ना कहीं इस तरीके के माध्यमों से, चाहे वो सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, या चाहे कहीं और माध्यम से, तो लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक पुलिस के लिए गलत छवि शुरू से ही क्रिएट होने चालू हो जाती है। हम्म। और तो वह आप कह रहे छवि हैं कि उसकी लॉन्ग लाइफ। नींव जो है वो ऑलरेडी घर में पेरेंट्स के द्वारा, टीवी, मीडिया के द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है कि भाई पुलिस का मतलब ऐसा है या वैसा है जो। वो बिल्कुल वो एक इमेज दिमाग में, इमेजिनरी जिसको कहना चाहिए, कि वो एक बनने शुरू हो जाती है छवि वैसी, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं। लेकिन हम्म। उन लोगों के दिमाग में वो चलती रहती है। इवन मैं भी जब पहली बार अ, इसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मैंने पहली बार सिलेक्शन होने के बाद पुलिस स्टेशन देखा। उससे पहले कभी ओह पुलिस अच्छा। स्टेशन नहीं देखा था, सही बात केवल है, हाँ। फिल्मों में देखा था, और वही छवि हमारे भी दिमाग में थी। लेकिन जब पुलिस के अंदर आए, इसमें काम किया, तो पता लगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही बढ़िया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जिस तरीके से, जितनी मेहनत से काम करते हैं, 24 ही घंटे, 12 ही महीने, और जब तक नौकरी है, कभी छुट्टी, कहने को छुट्टी रहती है लेकिन आप 24 आवर्स ऑन जॉब। जितनी मेहनत आम पुलिसकर्मी, चाहे वो सिपाही हो चाहे आईजी हो, जितनी मेहनत करते हैं, और जिस मेहनत से वो काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, वह हमारी दर्शाई हुई छवि से एकदम अलग है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। हो सकता है, मैं मानता हूँ डेफिनेटली हमारे में से भी कुछ गलतियां होती है। कुछ जैसे सोसाइटी में, समाज में 100% लोग जो होते हैं सभी एकदम अच्छे नहीं होते। 2-4% सभी जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, वो हमारे यहाँ भी है। नो डाउट ये चीज़ है। लेकिन मैं आपको इसके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, अनुभव बताता हम्म। हूँ। मैंने एज एडिशनल एसपी एक प्रोजेक्ट चालू किया था स्कूलों में जाने का। वो अपने लेवल पे पहली बार मैंने जब शुरू किया था, और मैं काफ़ी सैकड़ों स्कूलों में गया, और काफ़ी हर सिटिंग में कम से कम 200, 300, 400 छात्रों से मैं बात किया करता था। अब इतने हज़ारों छात्रों से जो हमने बात किया, हमारे ऑफिसर्स जाके बात करते थे, उनसे जनरल एक बात किया जा करते थे। लास्ट में एक करीब घंटे, डेढ़ घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा जाता था। उसमें हम लोग ये उनसे पूछते थे कि भाई आपको हमसे रिलेटेड, जो आपके दिमाग में हमारे बारे में छवि है, आप जो भी कड़वे से कड़वे प्रश्न कर सकते हैं, वो हमसे आप पूछ लीजिए। अच्छा। तो लोग उसी छवि के आधार पे, एक फिल्म आप देखिएगा, हेरा फेरी, फिर हाँ हेरा हाँ, फेरी हेरा या फेरी, हेरी फेरी हाँ। कोई, उसमें पुलिस स्टेशन के ऊपर ड्रग्स का, जुए का अड्डा चलते हुए दिखाया, जो कहीं पॉसिबल ही नहीं। इतना गलत इमेज अगर दिखाई जाती है और वो लोगों के मनस में आती है, तो मैं जब बच्चों से पूछता था कि
आप मुझे ये बताइए कि आप 200 जने सामने बैठे हैं, आप अपने पर्सनल एग्जांपल से बताइए कि आपको कभी पुलिस का गलत अनुभव हुआ क्या? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 200 में से हार्डली, न केवल उनको ही, उनके परिवारजन में भी अगर पुलिस का गलत अनुभव हुआ है, तो 200 में से हार्डली 1 या 2 का हाथ उठता था कि जो हमारे साथ कोई पुलिस का निजी तौर पे कोई गलत अनुभव। और मैं ये पूछता था कि आप इसमें ये बताइए कि आपके साथ में पुलिस का कहीं अच्छा बिहेवियर आप या आपके परिवार के साथ, तो उसमें काफ़ी हाथ ऊपर आते थे। जब पॉजिटिविटी और हाथ ज़्यादा अच्छे काम के लिए ऊपर उठे हैं, नेगेटिव के लिए मुश्किल से हार्डली 1 या 2, उसके बावजूद ये छवि जो लोग बना लेते थे, तो उसपे फिर धीरे-धीरे ये बात रीइन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में जो दर्शाई हुई छवि है, वह आर्टिफ़िशियल छवि है। एक्चुअल छवि जो पुलिस की है, पुलिस 24 ही घंटे आपके सभी के सेवा के लिए। और आप रात को आज़मा के देखिए, रात को 2 बजे भी आप फ़ोन कीजिएगा, आपको पुलिसकर्मी या पुलिस की गाड़ी तुरंत आपके घर पे आएगी ही आएगी, चाहे साधन हो ना हो, और रात को आएगी। और जगह के लिए मैं नहीं कह सकता कि आपको और कोई प्रॉब्लम हुई है, आप किसी को दूसरे विभाग में फ़ोन कर रहे हैं तो कितने जल्दी आएँगे, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। बट पुलिस डेफ़िनेटली आपके पास रात को 2 बजे भी आएगी, जो बहुत यूनिक चीज़ है। ये तो बहुत बच्चों ही, को ये चीज़ काफ़ी हाँ। समझ में आई ये बातें, और जहाँ-जहाँ हमने हज़ारों बच्चों से बात की, उसमें बाद में स्टडी भी किया गया। तो उनके दिमाग में, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हुई कि, और इस चीज़ को जो बच्चे उनमें रहे, और आज भी हम ये चाहते हैं, इसीलिए हमारे पुलिस के ऑफिसर्स स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, ताकि एक यंग एज से ही लोगों में एक सही डायरेक्शन पुलिस के बारे में जाए। वेरी नाइस। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जो आपका प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, ये इनिशिएटिव, ये कौन, किस किस शहर में किया था आपने ये? ये जब मैं राजसमंद एडिशनल एसपी था राजस्थान। 2006-7 में, तब हमने इंटरफेस नाम से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। क्योंकि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि जो पुलिस की छवि है बच्चों में, आई थिंक मैं भी उसी का पार्ट हूँ। मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। मैं तो आई वुडेंट से कि ये एकदम गलत है जो आप बोल रहे हैं, ये परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। और इस पे जो आप बोल रहे हैं कि परसेप्शन ऐसा बना हुआ है, पर रियलिटी में उनके पर्सनली कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी ने फेस नहीं किया, ज्यादा लोगों ने। इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब कैसे इसको, गैप को कम कर सकते हैं आपके आपके हिसाब से? क्योंकि जहाँ पे हेरा फेरी जैसे एग्जांपल बता रहे हैं आप, तो क्या आप ऐसे भी एग्जांपल बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे ये सीरीज है, ये देखिए, ये क्लोज टू रियलिटी है? ऐसा भी, क्योंकि मीडिया मीडिया को ही काट काट सकता है, राइट? मीडिया तो रहने वाला है। तो ऐसा भी देखिए कोई इसमें, एग्जांपल आपके दिमाग में आता है? बिल्कुल पल्लव जी आप सही कह रहे हैं, काफ़ी इसमें। और इसीलिए पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने, और मैं सोचता हूँ कि भारत में भी अन्य जगह की पुलिस ने भी स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस इसमें स्टूडेंट्स को हमने ज़्यादा रखा था। और आज भी हमारे राजस्थान पुलिस की तरफ से एक स्टूडेंट कैडेट योजना चलाई जाती है, और सारे अधिकारियों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है कि वो स्कूलों में जाए, बच्चों से बात करे। और ये तो रहा बच्चों के साथ, इसके अलावा पुलिस के अन्य माध्यम भी काफ़ी पुलिस ने अपने डेवलप किए हैं, जैसे सीएलजी। हम्म। इनके माध्यम से, वह जन सहभागिता शिविर के माध्यम से जनता के बीच में पुलिस जाती है, उनको पुलिस स्टेशन पे इनवाइट करती है, उनके साथ में इश्यूज के डिस्कस किया जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, क्राइम के इश्यूज हैं, जनता की सेल, इसमें जनता के मेंबर्स होते हैं, चुने हुए मेंबर्स होते हैं, उनको साथ रख के उनसे चर्चा की जाती है एज ए ग्रुप। और पुलिस में क्या-क्या चीज़ें अच्छी की जा सकती है, उनसे पूरी चर्चा करने के बाद में उनके हिसाब से अच्छे फैसले भी लिए जाते हैं। तो जनता से जुड़ाव करने का पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज कहीं कानून व्यवस्था का इश्यू हो, कोई क्राइम का इश्यू हो, तो पुलिस को जनता का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलने लगा। ओके, सो ये जो प्रोग्राम है, ये क्या राजस्थान वाइड है, कि ये कोटा की से बात कर रहे हैं, या फिर ये नहीं, पूरे ये इंडिया में है? पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में और है, अच्छा। जहाँ-जहाँ जो अधिकारी इसमें विशेष रुचि लेते हैं, वो अपने स्तर पे और ज़्यादा भी इसको करने का प्रयास करते हैं। और पूरे राजस्थान स्तर पे पुलिस की ये सारे कार्यक्रम, राजस्थान पुलिस एज़ सच जनता को अपने साथ किस तरीके से जोड़ा जा सके, इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है।
अच्छा अच्छा। थोड़ा सा मैं अब डिफरेंट सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पुलिस का काम है, मुझे ऐसा लगता है कि, मैं पहले तो नहीं लगता था, पर मैं जैसे मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ, आई थिंक इंडिया में जो डिफेंस जो अपैरेटस है, तो उसमें सेंट्रलाइज्ड डिफेंस फोर्सेस भी आ गई, जो आर्मी, एयरफोर्स टाइप की होती है, और पुलिस है जो ये सिविल सिविल मैटर्स के लिए है। तो उसमें मुझे लगता है कि आर्मी पे तो काफी फोकस रहता है, मीडिया में, कंटेंट में, किताबों में, चर्चाओं में। पुलिस पे रिलेटिवली कम रहता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस तो, जैसा आप कह रहे हैं, 24/7 एक्शन में रहती है। और मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि पुलिस और पुलिस वाले जो लोग हैं, वो हर एक टाइप के डाइवर्स प्रॉब्लम से जूझते हैं डेली बेसिस पे। मतलब उनका कोई ऐसा काम नहीं है कि हाँ यही एक तरह का प्रॉब्लम आएगा, इसी को सॉल्व करना है। इट रेंजेस फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम्स, फ्रॉम rapes to theft to dispute to harassment, any kind of people, you know, कुछ अनरेस्ट हो गया तो उनको डील करना है। तो इस पे आपका क्या व्यू है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, या पुलिस वाले जो रहते हैं, ये इतने तरह के मैटर से डील करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इनको सब तरह के मैटर से डील करने के लिए, बोथ एट ऑफिसर लेवल एंड एट अदर जूनियर लेवल? देखिए, दोनों का अपना अपना काम है। आर्मी का अपना काम है, वो एक्सटर्नल डिफेंस के लिए आर्मी देश के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इसी तरीके से पुलिस जो है, पूरे देश की पुलिस जो है, वो इंटरनल डिस्टरबेंस को हैंडल करने के लिए, इंटरनल क्राइम स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रहती है। दोनों का अलग अलग जॉब है, दोनों का बहुत डीमार्केट अलग अलग, बिल्कुल उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह देश की सेवा बहुत अपने अच्छे ढंग से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रहा सवाल पुलिस की ट्रेनिंग का, और पुलिस को जिस हालात को डील करना पड़ता है, पुलिस को, आपने जैसे अलग अलग क्राइम्स बताए, उन क्राइम्स के अलावा कानून व्यवस्थाएं भी अलग अलग किस्म की रोज प्रॉब्लम्स आती है। तरह तरह के क्राइम सीन को, तरह तरह के क्राइम्स को, तरह तरह के लाइन ऑर्डर सिचुएशन को डील करना अपनी तरफ से डील करना पड़ता है। और ये सही है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, वहीं से सभी, चाहे वो पुलिसकर्मी, एक हमारा साधारण जवान हो या अधिकारी हो, सबकी अलग अलग स्तर पे जो ट्रेनिंग और उनको जो मेंटल आउटलुक जो है, वो उसी हिसाब से स्ट्रांग बने। फील्ड ट्रेनिंग होती है, फील्ड ट्रेनिंग के बाद में जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसमें भी मेंटल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत बनाया जा सके और डिफरेंट हालत को कैसे डील किया जा सके, इसकी सारी ट्रेनिंग शुरुआत में भी रहती है। उसके बाद ऑन द जॉब भी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से तो सीखते ही हैं, और लेकिन उसके अलावा ऑन द जॉब भी लगातार ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे कुछ न कुछ चलते रहते हैं, जिसमें हमारे सारे अधिकारी जवान अपडेट होते रहते हैं। तो आज की तारीख में ट्रेनिंग की भी कोई कमी नहीं है, पुलिस इज ऑलवेज वेल ट्रेंड। ओके ओके, गुड टू। और अभी मैं वो कोटा वाले सवाल पे वापस जाना चाहूंगा कि कोटा में आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी 1.25 साल में, और एज अ डिस्ट्रिक्ट, बोथ फ्रॉम अ पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन जनरल एज अ सिटी। जैसा आपने ऑलरेडी अपनी बात हुई कि काफी डेवलपमेंट हुआ है कोटा में, उसमें हाउ आर यू एंजॉयिंग कोटा? कोटा काफी अच्छा शहर है। रात को, शाम को जब निकलते हैं, तो इसकी रात्रि को फिजा कुछ अलग ही नजर आती है। अच्छे चौराहे, अच्छी रोड्स, और अच्छी लाइटिंग्स, काफी अच्छा नजर आता है। क्योंकि हम तो राजस्थान के अनेक शहरों में घूमते हैं, तो कोटा की एक अपनी झलक अलग है। और यहाँ चंबल नदी भी है, और आप भी जानते हैं चंबल में उसका जो रेवेन्स है, चंबल की जिस बहती नदी, और इस तरीके से लगातार पूरे वर्ष बहने वाली नदियाँ बहुत कम होती है। और जहाँ आसपास का जितना भी यहाँ का फॉरेस्ट है, वो भी बहुत जबरदस्त है। आसपास यहाँ की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे केशवराय पाटन हो, चाहे जालरा पाटन का मंदिर हो, तो बड़े, और शहर में भी मथुराधीश्वर का मंदिर है, गडरिया महादेव है। तो ऐसी ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक जगह इस रेंज में है, और यहाँ जाके और काफी मन को अच्छा लगता है। कोटा वास्तव में बहुत ही अच्छा सुंदर शहर,
और जहाँ पानी की कोई कमी नहीं, इस रेंज में फसलें काफ़ी अच्छी होती है कोटा रेंज में, तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो इस लिहाज से कोटा डिवीजन अपने आप में काफ़ी उन्नत डिवीजन है, जैसा मैं मानता हूँ, और इंडस्ट्री का भी काफ़ी अच्छा यहाँ डेवलपमेंट रहा। ये जरूर मैं आजकल के बच्चों को कहना चाहूँगा, प्लीज स्पेशली प्लीज। क्योंकि कोटा में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे अपने करियर में पढ़ाई के अलावा भी कहीं ना कहीं अपने को और चीज़ों में भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, चाहे वो आर्ट में हो, कल्चर में हो, संगीत में हो, लिटरेचर में हो, किसी में भी। इसमें लोगों को अपना थोड़ा सा पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। वो आजकल की जनरेशन में मुझे थोड़ी थोड़ी कमी नजर आती है कि किसी तरह अच्छा, की सोसाइटी में चले कुछ जाएं या ये कैसे पॉइंट आपके दिमाग में आया? आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि आपके बच्चे भी इस एज ग्रुप के हैं? कैसे आपने ये, क्योंकि आप काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं और मेरा अपने इस पर अपना व्यू है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि आपने बच्चों से बात की? कैसे आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया? डेफिनेटली आज जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, आज के बच्चों से जब बात करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अ, ठीक नहीं लगता जब मैं उनसे अपने देश की कल्चर के बारे में बात करता हूँ, देश की जो इम्पोर्टेंट धरोहर है उनके बारे में बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, आर्ट एंड कल्चर की हो, संगीत की हो, किसी भी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, चाहे स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, तो कभी कभी मुझे वास्तव में लगता है कि बहुत लिमिटेड दायरा उनके नॉलेज का हो गया है। टेक्निकली दे आर मच सुपीरियर, पढ़ाई में बहुत एडवांस हैं, टेक्निकली मोबाइल गैजेट्स इन सब में बहुत एडवांस हैं। लेकिन जहाँ हम हिस्ट्री की बात में जाएंगे, जहाँ हम इन चीज़ों में जाएंगे, तो वहाँ अगर आप पूछेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं कमी बहुत साफ झलकती हुई नजर आती है। मैं जस्ट एक जनरेशन पहले में जाना चाहता हूँ। जैसे हमारे टाइम में तो हम हम्म। लोग यूजुअली पढ़ाई के अलावा भी इतनी कोकुलर एक्टिविटीज में इतने एक्टिव रहते थे, चाहे किसी भी साहित्य की किताब पढ़ने में हो, स्पोर्ट्स में हो, और मतलब अनेक चीजों में। और हमारे न केवल हम, लेकिन हमारे साथ के कुछ दोस्त लोग भी काफी एक्टिव रहा करते थे। वह कमी झलकती है और हम्म। बहुत ऑब्वियस है। और इवन मैं मेरे बच्चों को भी देखता हूँ जो अपने एजुकेशन में बहुत अच्छे गए, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके और काफी अच्छे जगह वो हैं, आईआईटी से कर लिया, अच्छी जगह से एमबीए कर लिया, सब कुछ है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट, दूसरी ऑलराउंड डेवलपमेंट वाली जो चीजें होनी चाहिए, तो उन बच्चों को तो खैर मैंने गाइड किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे बच्चे भी इसी हिसाब से इन सब चीजों में आगे बढ़ें। और कम से कम हमारे देश के बारे में, जो हमारे देश की अच्छी चीजें हैं, अच्छे नाम रहे हैं, उनके बारे में जानें। क्योंकि अपनी कल्चर को जब जानेंगे, अपने लोगों को जब जानेंगे, अपनी संस्कृति को जब जानेंगे, तो वो देश के प्रति भी उनका लगाव बढ़ेगा, देश प्रेम की भावना भी जागेगी, और देश को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट और एक अच्छे इंसान की तरह भी वो डेवलप हो पाएंगे। पढ़ाई में रहते हुए केवल मैं कभी ये नहीं कहता कि पढ़ाई ना करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों में भी आपको कहीं ना कहीं बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज उनके लिए रहेगा। और वो इसलिए भी जरूरी है कि तनाव हर एक को रहता है। हम्म। आज केवल पढ़ाई में रहेंगे तो कहीं ना कहीं तनाव में आगे पीछे आता ही आता। वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता रहेगा और अपना माइंडसेट किसी और चीजों में भी अपना डेवलप करेगा, तो उसको तनाव के काफी कारण उसके रिड्यूस हो जाएंगे, और हो सकता है वो उन चीजों में कहीं अपना करियर बना ले। अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैंने पांचवी छठी क्लास के ऑनवर्ड से, आप ये कहना चाहिए कि जब मैं 6-7 साल का था, तब मैंने बीबीसी सुनना शुरू कर दिया था। ओह आज अच्छा। आपको बड़ी awkward लग रही होगी ये चीज, बट 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र में बीबीसी सुनता था। तो इंग्लिश में आई गेस उस टाइम पे नहीं, बीबीसी हिंदी सर्विस आती थी, बीबीसी हिंदी, हिंदी भी है उसमें। बीबीसी हिंदी सर्विस आया करती थी। और न केवल बीबीसी पर रेडियो
उस वक्त रेडियो ही चला करता था, टीवी नहीं था। तो उसमें हम्म। हम संगीत के कार्यक्रम भी बहुत सुनते चले जाते थे। ऑल इंडिया रेडियो पे इतने अच्छे कार्यक्रम आते थे, ऑल इंडिया उर्दू सर्विस आया करती थी, और रेडियो सिलोन पे जो गाने आया करते थे। तो इन सबको, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई पढ़ाई से कोई समय खराब हो रहा है, वो सब चीज हम्म। बाद में बहुत काम आई। और स्पोर्ट्स की भी जहाँ तक एक्टिविटीज होती थी, जस्ट न केवल शाम के समय खेल के मैदान पे खूब जाया करते थे, सारे खेल खेलते थे, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो। स्कूली दिनों में ये शाम का समय तो हमारे खेल के लिए रिजर्व रहता ही रहता था। आज की जनरेशन में ग्राउंड बने हुए हैं, अच्छे अच्छे ग्राउंड बने हुए हैं, लेकिन शाम के समय आप जाओगे तो खाली मिलेंगे। और हमारे टाइम में जगह नहीं मिलती थी खेलने के लिए। ये तो हालात थे। ऐसा जो ये चेंज जो आप देख रहे हैं, आपने इसमें सोचा है कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एक तरफ तो बच्चे टेक्नोलॉजिकली और एकेडमिक इतना सुपीरियर हैं, बट उनका जो क्या बोल सोशल सोशल वाला साइड है वो थोड़ा वीक, सोशल और कल्चरल साइड थोड़ा वीक है। क्या इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? देखिए, कारण टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार है। अब उस टेक्नोलॉजी को हम लोग एक ही डायरेक्शन में लेके चले गए हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। उसी डायरेक्शन में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लग गए, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनको यूज करते हुए। और हमारा डायरेक्शन उसी तरफ, पढ़ाई की तरफ पहला फोकस जो रह गया है। और हमने और चीजों की तरफ ध्यान देना, जैसे मैंने पहले कहा, वो कम किया। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? अब इसके पीछे आज की तारीख में आप देखिए कि आज की जनरेशन, जो हमारे जो हमारी जनरेशन और अभी की जनरेशन के बीच की जनरेशन है, जैसे आप वाली जनरेशन की, तो इन लोगों ने कम से कम टीवी तो घर पे देखते थे। अब वो टीवी देखना भी बंद कर दिया है। आज की जनरेशन में आप पता कीजिए, जो 15-20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के, टीवी पे न्यूज नहीं देखते। टीवी के सीरियल्स देखना बंद कर दिए, वो ओटीटी पे चले गए, इस पे चले गए। तो अपनी दुनिया उन्होंने उस मोबाइल के अंदर सीमित कर ली। कुल मिला के पूरी दुनिया उस मोबाइल में चली गई। हम्म। तो इसकी वजह से ये सारे सोशल एस्पेक्ट जो होने चाहिए थे, वो कट गए। आज उनको हम्म। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो मोबाइल में पढ़ेंगे, मैगजीन भी कोई पढ़ना है तो मोबाइल में पढ़ेंगे। हम्म। ऐसा नहीं कि वो कोई वेंडर से लेके कोई मैगजीन पढ़े, वो चीज़ बहुत कम हो गया। लिटरेचर की किताबें, मुझे लगता है कि जनरेशन्स, आज की जनरेशन, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे बाहर का लिटरेचर हो, चाहे, मैं तो कहता हूँ कि अ, हिंदुस्तान के जो पुराने हैं अपने लिटरेचर, जिनका अपन कह सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ के बड़े हुए और जो बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, प्रेमचंद हो गए, इस तरीके के भी लिटरेचर को आज की जनरेशन नहीं पढ़ पाती है। ये हमें बड़ा गौर करने की जरूरत है। इवन मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोगों में जो हो सकता है कि जो सोसाइटी के हायर अप्स जो अपने हैं, और जो बच्चे आगे कहीं निकल गए हैं, आईआईटीज में निकल गए, वो निकल गए, उनमें भी इवन फिक्शन पढ़ने का, चाहे वो इंग्लिश फिक्शन ही, वो भी पढ़ने का कम हो गया। चाहे वो सिडनी शेल्डन पढ़ने का हो, हैरोल्ड रॉबिन्स पढ़ने का हो, वो भी नहीं। जो हम्म। एक उस जनरेशन में एक अमूमन पढ़ा करते थे, वो चीज भी नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं एक भारी जनरेशन का जो गैप आया है, ये गैप उनको करियर में तो अच्छा ले जा रहा है, नौकरी अच्छी करवा रहा है, करियर अच्छा करवा रहा है, बट उनको तनाव भी साथ के साथ काफी उसी हिसाब से दे रहा है। और एक कंप्लीट इंसान बनने की तरफ जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसमें अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक ब्रेक जरूर लग रहा है। हम्म। और इसमें अगर कोटा के संदर्भ में मैं बात करूं तो थिंक अटक गया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोटा के संदर्भ में इस टॉपिक को अगर ले जाऊं मैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हो सकती है शहर में जो इन बच्चों को ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ले जाए? क्योंकि ये पढ़ाई का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, आईआईटी की कोचिंग और पीएमटी की कोचिंग और हर तरह की कोचिंग, हॉस्टल्स हैं, मेस है,
खाने पीने और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं। पर ऐसी क्या चीज़ें आपको लगती है जो कि की जा सकती है इन बच्चों को के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए? तो बेसिकली पल्लव जी, जरूरत इस बात की है कि जहाँ ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई तो ये कर रहे हैं, हम्म। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ शाम के समय इनको कहीं ना कहीं फ्री छोड़ना चाहिए। शनिवार रविवार, रविवार को एटलीस्ट इनका फ्री डे करना चाहिए, जिस दिन ये अपने सारे शौक हॉबीज को ये पूरा कर सकें। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा प्रयास कर रहा है कि संडे का दिन इनको वास्तविक संडे के तौर पे मिले। मतलब उस दिन पढ़ाई नहीं, और बाकी सब एक्टिविटीज जो भी कर सकते हैं वो उस दिन करें अपने आप ही। अगर, क्योंकि ये बात भी सही है कि बच्चों को यहाँ पे उनके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा है, तो पढ़ाई उनके लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं करती हुई भी हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन उनको अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए छोड़ा जाए। तो इसके लिए प्रयास सभी अब मिलके कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी रोज अच्छा, मीटिंग लेती है। कुछ प्रयास चल रहे हैं इसके लिए ऑलरेडी? प्रयास काफी चल रहे हैं इसके लिए। अच्छा अच्छा। पुलिस भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा कुछ है। एग्जाम्पल अगर और आप शेयर करना चाहें ऑडियंस से, फॉर कोचिंग कोचिंग वाले भी कर रहे हैं काफी, बैठ के वो भी इस संबंध में काफी, क्योंकि वो भी बात को लेके, तो वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट में, पर्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं है, हम्म। बट शैलेश लोढ़ा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, जो आपने टीवी पे देखा होगा तारक मेहता वाले शो में, जो बड़े फेमस पोइट एंड एक्टर है, वो भी आए थे। उन्होंने अच्छा भी 1.5 घंटे तक बच्चों को काफी चर्चा की थी। ऐसे और भी काफी मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं बच्चों के साथ में। तो प्रयास हर तरह से किया जा रहा है, और उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं। इवन हॉस्टल एसोसिएशन भी उनके लिए प्रोग्राम कर रही है। तो इस तरह की एक्टिविटीज काफी शुरू की गई है। मैं सोचता हूँ कि उसके आगे आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और चूंकि कोटा में दो चीज है, एजुकेशन, एक तो बेसिक एजुकेशन जो स्कूल वाली होती है वो तो है ही, लेकिन जो हर कोचिंग के लिए जो 2.5-3 लाख बच्चे यहाँ रहते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना सभी की जिम्मेवारी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कोटा की सोसाइटी का। और नॉट ओनली सोसाइटी बट ऑल्सो इकोनॉमिकली जो बच्चे आते हैं, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोटा की, उनकी उनका एकेडमिक डेवलपमेंट तो हो ही, उनका मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी सही रहे। बिल्कुल अ, सही बात आप। मैं अभी थोड़ा आपके पर्सनल साइड पे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ और ऐसे जॉब में हैं, आप पूरे चार चार डिस्ट्रिक्ट तक आपका जो जॉब स्कोप है वो है। आई थिंक हज़ारों लोग उसके अंदर होंगे पुलिस में, मे बी मोर। और आए दिन पुलिस की आई थिंक नौकरी, जितना मैं परसीव कर सकता हूँ, कि हर दिन एक नया दिन रहता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, कुछ नया टॉपिक आ रहा है, कोई नया चैलेंज आ रहा है। तो आप पर्सनली कैसे इसको डील करते हैं, और कुछ अगर एग्जांपल देना चाहें उसके लिए, कैसे आप अपनी अप टू डेट रहते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, कैसे अपने माइंड का ख्याल रखते हैं? जैसे कोटा पुलिस में मैं आपको बताऊं, करीब 8,000 से ज्यादा लोग अलग अलग पोस्ट पे हमारे साथ में काम करते हैं कोटा पुलिस रेंज में। अ, वो है पुलिस वर्किंग में, क्योंकि आपने बताया कि अलग अलग चैलेंज हर वक्त रहते हैं मौजूद, तो उन्हीं साथियों की मदद से ही उन सारे चैलेंज पे जीत अ, की जाती है, और उन चैलेंजेस को डील किया जाता है। रहा सवाल पर्सनल फ्रंट पे, तो इसके लिए चूंकि हम लोग को जो वक्त और समय मिलता है, वक्त और समय की बहुत ज्यादा कमी तो मैं नहीं कहूंगा कि कमी होती है, कि ये जो बहाना होता है हम लोगों का कभी कभी, कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त रहता है, क्योंकि ऑफिशियल काम सारा करने के बाद भी आपके पास इतना वक्त रहता है। और इमरजेंसी की खैर बात अलग है, 24 घंटे हम लोग को जाना आना पड़ता है, वो अलग चीज है। बट जब भी वक्त मिले, उस वक्त में मॉर्निंग वॉक कर लिए, थोड़ा रनिंग कर लिए। मैं तो पर्टिकुलरली मॉर्निंग वॉक और योगा सेशन में अच्छा। डेली लेता हूँ। तो उससे कोशिश करते हैं कि थोड़ा फिटनेस बनी रहे। और जहाँ तक सवाल है, न्यूज़पेपर्स पढ़ के अपडेट रहा जाए, मैगजीन्स पढ़ा जाए,
और दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे लिटरेचर में हो, उनसे अपडेट रहा जाए। तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ाई मेरी साथ के साथ कुछ ना कुछ चलती रहती है। और आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? कि जैसे आप बोल रहे थे कि आप जब आप छठी सातवीं में थे, जब से ही आप बीबीसी रेडियो फॉलो करते हैं, तो आज के 2023 में आप एंटरटेनमेंट या जनरल नॉलेज के लिए क्या क्या देखते हैं? कौन से सीरियल्स देखते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, अ, मेरा चूंकि शुरू से इंटरेस्ट रहा इन चीज़ों में, हो सकता है आज की जनरेशन को बड़ा अलग लगता हो ये चीज़। मैंने पढ़ने का शौक शुरू से मेंटेन रखा, छठी सातवीं क्लास से ऑनवर्ड्स, या बल्कि आप कहें उससे पहले से ही हिंदुस्तान के ऐसे ऑथर्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। चाहे वो, जैसे मैंने आपको कहा, प्रेमचंद को तो हम 8वीं तक पूरा पढ़ ही चुके थे, कोई भी उनकी किताब ऐसी नहीं छोड़ी थी जिसको ना पढ़ा हो। बट उसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, मैथिली गुप्त की कविताएं, जयशंकर प्रसाद की कमायनी, विष्णु सखाराम खांडेकर का ययाति, जो आज एमए पास लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, वो 7वीं क्लास में हमने पढ़ लिया। अज्ञे की सारी जो भी उन्होंने बुक्स लिखी थी वो 10वीं के पहले पढ़ ली गई थी। तो वृंदावन लाल वर्मा का गढ़कुंडार मैंने 9वीं क्लास में पढ़ा। तो ये जो एक, तब से एक हॉबी जो शुरू हो गई थी, और उसके बाद में जब कॉलेज में आए तो आपके जितने भी इंग्लिश नॉवेल्स है उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर अपनी जगह, सारा जितना भी हम बीएससी तक और एमबीए करते करते तक तो ऑलमोस्ट जितना पढ़ सकते थे काफी कुछ पढ़ लिया। तो उन्होंने एक बेसिक्स को तैयार किया, साथ के साथ जैसा आपको पहले बताया कि करंट अफेयर्स के लिए न केवल बीबीसी, लेकिन जब संगीत की जब बात आई तो इसके लिए मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया उर्दू सर्विस पे जो प्रोग्राम आते थे रात को 12:30 बजे तक, हिंदी सॉन्ग्स पुरानी फिल्मों के आया करते थे, वो रात को 12:30 पे जब खत्म होते थे, 12:35 पे, तब जाके रेडियो ऑफ होता था, और सुबह 7:05 पे रेडियो पे संगीत चालू हो वापस। जाता था। तो तब से वो शौक लग गया, बचपन से ही। तो आज तक वो शौक काफी अच्छी तरीके से आगे उसको और बढ़ाने का जितना मौका मिला बढ़ाते चले गए। और ये मुझे खुशी है कि संगीत के और आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में हजारों लोगों को हम साथ में जोड़ चुके हैं। हमारे कोई न कोई अलग अलग जगह हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हजारों लोग उसके साथ जुड़े हैं, और काफी आर्टिस्ट कलाकार उनके साथ जुड़ते हुए, और कहीं ना कहीं समय निकलता चला जाता है उन चीजों के लिए। बहुत ही बढ़िया। कोई आपका पसंदीदा नॉवल, इंग्लिश या हिंदी, जो आपको सबसे अच्छा, या जिसका आपकी लाइफ पे काफी प्रभाव रहा, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे अगर? देखिए, मेरा शुरुआती, अगर हिंदी लिटरेचर के हिसाब से नॉवल देखें, तो पहला ही जो मेरा इम्प्रेशन रहा वो प्रेमचंद की गोदान से रहा। और उसमें जो भारतीय एक ऐसी कल्चर को उसमें शो किया गया था, भारतीय एक गरीब किसान किस तरीके से अपनी जिंदगी को चलाता है, होरी करके उसमें एक किसान हुआ करता है जो उसका सेंट्रल एक कैरेक्टर। कैरेक्टर है। तो उसने एक हमेशा से एक दिमाग पे, छवि पे असर डाला। और ऐसा क्या? उसको अ, उसने ये असर डाला कि समाज के आखिरी हिस्से तक जो लोग हैं, उनकी हमें उनकी तरफ देखना है, उनकी हमें सेवा करनी है, और उनकी तरफ देखते हुए ऐसे डिसीजन लिए जाएं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट में हो तो आप समाज में जो आखिरी हिस्से पे जो आदमी खड़ा है उसके हित में देख लीजिए कि उसके हित में क्या है, वो आप डिसीजन ले लीजिए। तो वह उसमें है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा आपने कहा इंग्लिश नॉवल, तो मुझे इसमें आर्थर हेली के जितने भी नॉवेल्स रहे, वह रियली बहुत नॉलेजेबल, और चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे होटल हो, चाहे मनी चेंजर्स हो, ये सारे नॉवेल्स, द फाइनल डायग्नोसिस है, तो ये सारे नॉवेल्स पढ़ने से, और हर सिस्टम की बारीकियों में जाने का जो उन्होंने उसमें रखा है, जिस फील्ड पे उन्होंने नॉवल रखा है, उस फील्ड की पूरी, उस इंडस्ट्री की डिटेल में वो इस तरीके से जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आप वो नॉवल पढ़ के जब निकलते हैं कि आपको इससे
इतनी जानकारी मिल गई है जितनी उस फील्ड के आदमी को भी नहीं होगी। बहुत ही तो बढ़िया। डेफिनेटली इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, आई टोटली एग्री, टोटली एग्री। मेरे आखिरी दो सवाल हैं। एक सवाल, आपके जो 30 साल से जो करियर है आपको पुलिस में, या इवन मे बी पर्सनल लेवल पे भी, कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट जो आपने फेस किया हो, जिसके लिए शायद आप उस समय पे प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट उससे आपने किसी तरह ओवरकम किया, और आज आपको आप पीछे देखते हैं, याद करते हैं कि हाँ भाई, काफ़ी इम्प्रेशनेबल इवेंट था आपकी लाइफ में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, मे बी नॉट द सेंसिटिव डिटेल्स, बट थोड़ा इंफॉर्मेशन। जिस दिन से इसमें फील्ड जॉब में आए हैं पुलिस के, और लगातार मुझे ये कहते हुए अच्छा लगता है कि ऑलमोस्ट पूरा कैरियर फील्ड जॉब में ही रहा। और इसमें एसपी के तौर पे चित्तौड़ जिले में मैं पौने 5 साल लगातार मैंने काम किया, जो कि एक अपने तरह का एक यूनिक रिकॉर्ड है कि एक ही जिले में कोई इतना लंबा समय एसपी रहे। अच्छा, पौने 5 साल तो जनरली एवरेज कितना रहता है टेन्योर? साल 2 साल, यूजुअली एवरेज हाँ। साल 1.5 साल, और ये बहुत लंबा समय है एसपी चित्तौड़ का मेरा वहाँ रहा। लेकिन पहले दिन से, जब से मैं ये बताना चाह रहा था कि फील्ड जॉब में जब से आए और तब से आज तक, रोज एक नया चैलेंजिंग डे होता है। नए नए क्राइम्स सामने आते हैं, नई नई सिचुएशन सामने आती है, और उन सबको डील करने में, और ऐसा कभी नहीं रहा कि हम लोग, क्योंकि बहुत सी चीज अचानक भी आती है, कुछ चीजों का हम प्रिपरेशन पहले से कर पाते हैं, और कुछ चीजें अचानक होती है, तो ये दोनों ही मौकों पे, और करियर में इतने मौके आए जहां आपको एकदम से डिसीजन लेने पड़े हैं, और उन डिसीजन से अपने, और ये कहते हुए मुझे ठीक लगता है कि आज तक इतने लंबे करियर में चाहे कितने ही बड़े बड़े इश्यूज आए, उनको अब यहाँ बताने से कोई इशू नहीं है, लेकिन इतने मेजर मेजर इश्यूज रहे हैं, उन मेजर इश्यूज को हमारे सभी साथियों की मदद से सॉर्ट आउट कर लिया गया, और कर लिया जाता रहा। तो उसमें मैं अपने पूरी टीम का भी कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, जो जो भी जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है। तो ऐसी इंडिविजुअल घटनाएं तो बहुत घटनाएं हुई है, जिसको अगर हम गिनाने बैठेंगे तो 10 दिन भी कम पड़ेंगे। और लेकिन काफी ये कहना चाहिए फुल ऑफ इवेंट्स, एक्साइटमेंट या है। कहना चाहिए पूरा ये बड़ा रोमांचक सफर रहा। बहुत बढ़िया। नहीं, मे बी हम इसके बारे में मे बी फेस 2 सेकेंड इंटरव्यू करेंगे कभी आपके किस्से और कहानियों के लिए। अम, मेरा सवाल अभी है कि जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि गांधी जी भी कहते थे कि सबसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या दुविधा में हो अगर इंसान, तो सबसे गरीब तबके के इंसान के बारे में सोचना चाहिए। अ, आपका कोटा वासियों के या कोटा वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा इस पॉडकास्ट के द्वारा? और उसके आप जब आप उसका सवाल जवाब दे देंगे, तो मैं और पार्थ भी एक इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, कुछ इसी तरह के, जिसमें हम सारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, और उनको हम पेयर अप करते हैं एकदम स्लम के 2-3 बच्चों के साथ, जो कुछ आगे कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है। और उनके जो माँ बाप हैं, कोई बाई है, कोई सफाई करता है, कोई ड्राइवर है, उनके आसपास कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है जिससे वो मोटिवेट हो सकें। तो हम उस साइकिल को हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो जितने भी हम पॉडकास्ट गेस्ट हैं, उनसे सबसे हम पूछते ही हैं कि अगर आप 1 या 2 घंटे निकाल पाएँ उस इवेंट के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। नौ ये हैं करीब 15, 14-15 साल के बच्चे। इनको थोड़ा-सा आइडिया है कि भई इसका मतलब, पुलिस का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या करना है आगे जाके। उनकी हम एक तरह से लंच मीटिंग करते हैं, जिसमें वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो ये इनिशिएटिव भी हमारा चल रहा है, जिसमें मैं अगले महीने आऊँगा कोटा, तो शायद मिलना होगा आपसे भी। और इफ यू आर विलिंग एंड अग्री, देन वी कैन आल्सो assign 2 or 3 slum children to you. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पल्लव जी आप आइए, मोस्ट वेलकम, और पार्थ भी हैं, तो आप दोनों के साथ
जो आप यहाँ अपना एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं स्लम्स के बच्चों के साथ और उस जनरेशन के साथ में, कि वही एक ऐसा स्कोप है जहाँ आप अगर जिसको सही टारगेट ऑडियंस चुना है, उन लोग के लिए जो भी हमें काम करना होगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। आप आइए और हम लोग इसको जो भी जैसे भी डेवलप कर पाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी कि इसको डेवलप करें। बहुत ही बढ़िया। और कुछ कोई मैसेज कोटा के लिए, कोई कोटा वासियों के लिए हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? कोटा वासियों के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर यही मैसेज कि हम हमारे नियम कायदों का पालन करते हुए शांति व्यवस्था हमेशा बनाए रखें, आपसे भाईचारे से रहें, सौहार्द से रहें, कम्युनल सौहार्द बनाए रखें, और कानून व्यवस्था और इन सब चीज़ों में पुलिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना विश्वास रखते हुए आगे जीवन में बढ़ें। साथ के साथ यहाँ चूंकि बच्चे बहुत हैं, तो उन बच्चों के लिए एक मेरा संदेश रहेगा कि अपने जीवन में कभी भी निराशा हावी ना होने दें। करियर में बहुत पॉइंट है। एक इंजीनियर डॉक्टर ही बनना तो 2% हिस्सा हुआ 100 में से, 98% हिस्सा दूसरा भी है। तो उसमें आपका करियर कहाँ आगे बढ़ता है आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। मैं खुद जब पढ़ रहा था तो इंजीनियरिंग जैसे मुझे पेरेंट्स ने कहा था कि, तो उस वक्त नहीं हुआ, कम नंबर आए थोड़े, जितने इंजीनियर बनने के लिए नंबर चाहिए थे उतने नहीं थे। तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं कह ही रहा था शुरुआत में भी कहा कि अच्छा हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आज कहीं अलग जगह चले गए। तो अपॉर्चुनिटीज काफी रहती है, और आजकल तो अपॉर्चुनिटीज का कोई एंड ही नहीं। तो सही बच्चों को बात। यही कहूंगा कि आपके लिए डेस्टिनी लिखी हुई है, और बहुत अच्छी डेस्टिनी ईश्वर ने सभी के लिए लिखी हुई है। और इसके लिए आप बस अपना प्रयास जारी रखें। डेस्टिनी अपने आप आपका डिसाइड करेगी आपको किस अच्छी जगह जाना है। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ ही हम पॉडकास्ट का समापन करना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम and for sharing your thoughts in a friendly and a candid manner. And Parth, do you have any comments? No, that's it. Thank you, sir. Thank you so much for coming, And and we will reach out to you. we will reach out to you. Parth will reach out to you for that mentorship. It's kind of a will Sure. be lunch. तो कहीं कहीं रेस्टोरेंट में जाके उनको बुलाएंगे हम लोग, और जिससे कि खाना पीना भी रहे, थोड़ा रिलैक्स होके वो अपने सवाल पूछ सके आपसे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वुड हैव एक्चुअली स्पेंड टाइम विद द पुलिस ऑफिसर एवर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आके बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सोचता हूँ बच्चों को भी अच्छा लगना चाहिए, और ये हमारा ड्यूटी भी बनता है कि हम उनके साथ में जाके उनके लिए कुछ करें। बहुत बढ़िया। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड, एंड वी विल मीट मे बी नेक्स्ट मंथ। या थैंक यू पल्लव, थैंक यू ओके, पार्थ, थैंक थैंक यू। यू, बाय। Thank you.